हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 9 और 21 पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक से, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है। ये दोनों चैप्टर छोटा था और मैंने जब पॉल डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे तो उस पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो मैंने सोचा पहले इसी को ख़त्म कर लूँ। तो चैप्टर 9 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसके बाद इसमें बताया गया पहले लाइन में कि एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड जो कि पहली बार यूज हुआ था यूएसए में। एक्सटेंशन एक्टिविटी पहली बार यूएसए से ही शुरू हुआ था, इसलिए ये वर्ड वही यूज हुआ। दोनों ऑब्वियस बातें हैं। उसके बाद एक्सटेंशन है क्या? एक तरह का एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें डिजायरेबल चेंजेस, मतलब जो भी हमको चेंज लाना है वो लाने की बात की जाती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सटेंशन वर्कर के लिए, इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए। मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अपना नॉलेज उस तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक एक्सटेंशन प्रोसेस हुआ जिसमें लर्निंग प्रोसेस है। हम अपनी अपने एजुकेशन को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। अभी तक हम सीखे कि एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, और एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड हुआ तो ये एक पूरा का पूरा एक साइंस है, बिहेवियरल साइंस, जिसमें हम बिहेवियर और उसके डिजायर्ड चेंजेस को पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स के जो अलग अलग बिहेवियर होते हैं ना, उसके स्ट्रेटजीज और प्रोग्राम अगर लाया जाता है तो उसके बाद ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे और बाकी चीजों पे क्या असर पड़ रहा है साइंटिफिकली, इसके स्टडी को एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। उसके बाद है जेपी लिगिंस। जेपी लिगिंस तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोला जाता है इंडिया के अंदर। ये याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन ना कोर्स स्टडी के तौर पे सबौर भागलपुर बिहार में सबसे पहली बार शुरू किया गया था 1956 में। उसके बाद में फीचर्स। इसमें ना नौ, जित यहाँ पे मैंने सारे कोट किए हैं, 9 फीचर्स होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। पहला है पार्टिसिपेशन। ये टोटली वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी यानी आप अपनी मर्जी से पार्ट लेते हो, इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आपको लेना ही है। उसके बाद है इट इज एन इनफॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल तरीके से नहीं है, आपको स्कूल जाना है, पर डे अटेंडेंस लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप इनफॉर्मली जाके एजुकेशन ले सकते हैं। उसके बाद है टीचर और एक्सटेंशन वर्कर स्टार्ट्स प्रैक्टिकल। इसमें सारा का सारा काम प्रैक्टिकली ही होता है। अगर कोई गांव में एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे टीचर्स और एजुकेशन जिनको सिखाना है और फार्मर्स होते हैं जो सीख रहे होते हैं, वो लोग आके वहाँ पे जमा होते हैं, दोनों में बातचीत होता है। पूरी तरह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, उसके बाद थ्योरी दिया जाता है, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं थ्योरी के तौर पे। उसके बाद इसमें कोई करिकुलम नहीं है कि पहले यही पढ़ाएंगे फिर दूसरे साल में ये पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नो फिक्स करिकुलम। उसके बाद है ये बाई डायरेक्शनल लर्निंग है, क्योंकि कई बार ना जो सिखाने जाते हैं वही फार्मर से कुछ नया सीख के आ जाते हैं। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होता है। 7वां पॉइंट में फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम्स लोकली, यानी कि प्रोग्राम्स को लोकल तौर पे जन जन के बीच में, ये एक तरह से लोकली कैसे डेवलप करना है प्रोग्राम को ये बताता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन नीड्स एंड एक्सप्रेस डिजायर्स ऑफ द पीपल, मतलब उनकी जरूरतें क्या है। अगर कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट भी हुआ है तो उसका जरूरत भी है या नहीं है, ये सब देखते हुए एक्सटेंशन को एजुकेशन को किया जाता है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस एजुकेशन है। पूरे जीवन काल तक लोग सीखते ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 60 साल से ऊपर हो गया तो आप नहीं सीख सकते। वहां पे हर एज के हर लोग बैठे होते हैं और पूरे लाइफ टाइम तक एक बार एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन चलते रहता है। तो बेसिकली एक्सटेंशन का मतलब, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या हुआ, ये एक तरह का सोशियोलॉजिकल साइंस है। मतलब सोशियोलॉजी, समाज के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर को बाद में कनेक्ट किया गया, पहले ये समझना होगा कि एक्सटेंशन क्या है। ये पूरे सोशियोलॉजी के लिए बात किया जा रहा है। इसमें साइकोलॉजी के भी कई पॉइंट्स पढ़ने होंगे कि दो लोग सोचते कैसे हैं। कुछ लोग होता है तुरंत सीख जाते हैं, कुछ लोग लेट से सीखते हैं। ये जो पूरा चीज हम पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं ना, ये सारा का सारा चीज एक्सटेंशन के अंदर में आता है। और वही एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ फीचर्स यहाँ पे बताए गए, ताकि आप समझ पाए कि एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या ऐसा हो रहा है जीवन में तो हम कहेंगे अच्छा ये तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एजुकेट
करने का फार्मर्स को इससे बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता है। उनको आप खींच के यूनिवर्सिटी नहीं ले जा सकते पढ़ाने, लेकिन उनके बीच जाके अगर कोई एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोग्राम कंडक्ट करते तो वो इजीली लर्न करेंगे। उसके बाद ये एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, आपने नया कोई मशीन बनाया पर फार्मर्स कहेंगे हम क्यों यूज करें, आया है तो आया है, आते रहे। लेकिन जब आप प्रोग्राम में बीच में जाके उनके बीच में जाके उस मशीन को यूज करके दिखाएंगे, नहीं सही में टाइम बच रहा है, तब वो फार्मर्स यूज करना शुरू करेंगे उस मशीन को। एक्सटेंशन जो है स्टडिंग और सॉल्विंग रूरल प्रॉब्लम्स, गांव की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो भी पता चलती है हमें जब हम सिखाने जाते हैं। फार्मर्स बताते हैं अरे ये रूल तो ऐसा निकला था लेकिन हमारी जरूरत ऐसी है, उस रूल का क्या फायदा। वहां पे हमें रूल प्रॉब्लम्स का पता चलता है और सॉल्यूशन भी होता है। और साथ ही साथ ये यील्ड और स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करती है। आप नई चीजें सिखा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करेंगे और वो सीखेंगे वो चीज। और जैसे ही वो सीखेंगे नई चीज है तो प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस होता क्या है, यही तो होता है। एक्सटेंशन जो है गुड कम्युनिटी बना के तैयार करती है, प्रोग्रेसिव बनाती है फार्मर्स को। और साथ ही साथ ये नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अच्छा है। नेशनल लेवल पे कोई प्रोग्राम निकला है पर लोकली बिहार के किसी जिले में एक छोटे से गांव में उनको पता है कि नहीं है, शायद उनको पता भी ना हो कि ऐसा कोई प्रोग्राम निकला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब क्या क्या सिद्धांत रहेंगे अगर हम सिखाने जा रहे हैं तो क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, सोच के जाना पड़ेगा, क्या किस बेसिस पे सिखाना होगा। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और नीड के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो जरूरत है और जिसमें उनको इंटरेस्ट है वही आप सिखा पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई सुनेगा ही नहीं। उसके बाद है प्रिंसिपल, जैसे मेरे वीडियोस कोई नहीं सुनता। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सेकंड प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। मतलब आप एक पूरी तरह से एक कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड है लोगों का और आप जाके वहां पे वेस्टर्न तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले तो वो आपको ही जज कर लेंगे कि ये देखो इसका कैसा कल्चर है। लोग वहां पे घूंघट में रहती है और आप दूसरे तरह से पहन के चले जाए, या फिर से ये रेसिज्म। सॉरी हम उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे कल्चर कि कुछ और हो लोगों का और आप किसी और कल्चर को जाके फॉलो करवाएं वहां पे तो वो लोग नहीं मानेंगे ये चीज। तो आपको कल्चरल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए आप जिस गांव में या जिस जगह पे बात करने जा रहे हैं लोगों से। और प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें एक प्रिंसिपल होता है कि आप सबको मोटिवेट करेंगे पार्ट लेने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि वॉलेंटरी होता है, अपने मर्जी से लोग आते हैं, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपने आप उनका मन हो जाए पार्ट लेने का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन भी है इसमें। दूसरा है चौथा है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपने जो सिखाया उसमें वो अडेप्ट होने की ताकत रखना, मतलब रखवाना पड़ेगा उनसे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप उनको फ्लेक्सिबल तरीके से समझाएं कि वो बहुत पुराने विचारों के हैं, नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम्स उनको इतना अच्छा लगे कि वो एक्सेप्ट कर ले। तो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद है ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रोग्राम फिट होना चाहिए लोकल कंडीशंस में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। आप एक ऐसे जगह पे मीटिंग रखवा दिए, प्रोग्राम रखवा दिए जहाँ पे आधा लोग ना डिस्टेंस की वजह से आ ही नहीं पाए, तो आपको एक ऐसा जगह, मतलब हर कुछ पूरे जहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन करवा रहे हैं आप, प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो बैकग्राउंड, नीड, इंटरेस्ट, अभी जितने चीजें मैंने बताई, ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रख के जाना होगा। और छठा में है कि लीडरशिप प्रिंसिपल प्रोग्राम, ये फुल यूटिलाइजेशन, मतलब आपको लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर क्या करता है, आपने सुनने वाले लोगों को अपने समा बांध देता है वहां पे, बाकी लोग ना चाहते हुए भी सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा लीडर का भाषण सब सुनने जाते हैं कि चलो बहुत अच्छा बोलता है, करना ना करना बाद में देखेंगे, पहले सुन तो ले। तो ये लीडरशिप स्किल भी ये प्रिंसिपल भी बहुत यूटिलाइज होता है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम में। उसके बाद है कि होल फैमिली प्रिंसिपल, मतलब कि ये प्रोग्राम सबके लिए यूजफुल होना चाहिए। पता चला आप ऐसा कुछ बता रहे हैं जिसमें मेल का कुछ है नहीं, या फिर ऐसा है कि वो इंटरेस्ट लेना भी चाह रहे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं कि अरे ये तो मेल को डिनोट कर रहा है, हम तो फीमेल हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा कुछ प्रोग्राम में बताएं जिससे कि पूरा का पूरा यूथ को भी
फीमेल मेल फैमिली के हर मेंबर को फायदा हो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कि रूरल पीपल जो है कोऑपरेट करेंगे अपने विलेज से और ब्लॉक और स्टेट ऑफिशियल से, और कॉमन काउज के लिए फाइट करेंगे। मतलब स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, सारे लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, हर जगह होती है। और प्रोग्राम्स कराने के बाद भी होती है, ऐसा नहीं कह रहे कि हर तरह से सॉल्व ही हो जाता है। लेकिन उसी प्रॉब्लम को जब हम कोऑपरेशन करके कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो वो काउज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी एक्सटेंशन एजुकेशन में। उसके बाद है 9th और 10th में सेटिस्फेक्शन और इवेल्युएशन, मतलब कि अगर एक्सटेंशन वर्क में कोई काम कर रहा है तो उस उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। तो आपको कस्टमर दिखाना होगा, उन आपको उनको दिखाना होगा कि देखिए इन्होंने यूज किया और इनको फायदा हुआ। तो उनको सेटिस्फेक्शन भी आपको देना होगा, एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जनरेट करना होगा उनके माइंड में, कि उनको सुन सुन के लगे कि हाँ कुछ तो है इस प्रोग्राम में। उसके बाद इवोल्यूशन, जिसमें मेरिट और डिमेरिट प्रोग्राम के आपको एनालिटिकली स्टडी करना होगा, ताकि आपको एक कांस्टेंट इवैल्यूएशन पता चलते रहे कि ये प्रोग्राम कराने से इतने परसेंट लोगों को ही फायदा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हम और इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद बेसिक फिलोसफी क्या है एक्सटेंशन की? पहला तो सेल्फ हेल्प है, अपना खुद से हेल्प करते हैं हम। और दूसरा पीपल, आप जन के लिए काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया ये सोशियोलॉजी है, पूरे के पूरे समाज क्या बात हो रहा है इसमें। वो अलग बात है कि एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं तो किसानों की बात होगी, लेकिन अगर नॉर्मली आप सब्जेक्ट पढ़े तो एक्सटेंशन का मतलब हुआ ओवरऑल पीपल। उसमें फार्मर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब होते हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे फार्मर्स में जो पीपल है वो ग्रेट रिसोर्स है, हम उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक फिलोसफी हुई। उसके बाद है तीसरा प्रोग्राम ऑफ चेंज, मतलब कि हम ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं और 10 साल से करा रहे हैं और कोई बदलाव नहीं आया, थोड़ा भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ना। रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज भी किया आपने, वेस्ट भी किया, वेस्ट किया एक तरह से, क्योंकि कोई चेंज आया ही नहीं। इसका बेसिक फिलोसफी यही है कि हमको चेंज लाना है, सेल्फ अपना हेल्प करना है, लोगों को रिसोर्स की तरह यूज करना है, और प्रोग्राम में चेंज भी लाना है। आप सरपंच से जाके बात करेंगे और सरपंच बाकी गांव वालों को समझाएंगे, तो शायद आपकी बात कोई ना भी सुने कि ये तो नया आया है, इसका क्या सुने। लेकिन सरपंच का बात पहले से सब सुन रहे हैं, अगर वो कुछ बताते हैं अपने गांव वालों को तो वो लोग ज्यादा सुनेंगे। तो आपको ऐसा करना होगा कि जब आप प्रोग्राम करा रहे हैं तो सरपंच से जाके बात किया और आपने उन्हें समझाया, और फिर आप लोग दोनों मिलके पूरे गांव को समझा रहे हैं, तो शायद ज्यादा इफेक्टिव हो। यही है कोऑपरेटिव एफर्ट। चौथा भी वही था। उसके बाद है डेमोक्रेटिव नेचर, नेचर मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर द पीपल। क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम कराते हैं ये इसमें वॉलेंटरी था, मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को मतलब के द्वारा ही करवा रहे हैं, क्योंकि पीपल ही रिसोर्स है यहाँ पे। तो एक तरह का इसका डेमोक्रेटिक नेचर जैसा लग रहा है ना, जैसे जो कंट्री में है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, उसी टाइप का ये सुनने में लग रहा है। तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक नेचर कह सकते हैं। टू चैनल्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इसमें नॉलेज आपके पास है और एक्सपीरियंस फार्मर्स के पास है। और क्या पता नया जो आपने इनोवेशन किया है या फिर नया जो इन्वेंशन हुआ है उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो, और नॉलेज फार्मर्स के पास है पर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक तरह का टू वे चैनल हुआ, नॉलेज और एक्सपीरियंस का। तो इसमें ए और बी दो पॉइंट्स है, मतलब कि प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपने सुना उसे अपने लैब में लेके आए और उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और फिर जाके फार्मर्स को दिया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेवेंथ है बेस्ड ऑन क्रिएटिंग इंटरेस्ट बाय सीइंग एंड डूइंग। ये इसका बहुत पॉपुलर प्रिंसिप इसका एक फिलोसफी है, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सीइंग एंड डूइंग है कि और सीइंग इज बिलीविंग भी है। मतलब प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया जाता है इंटरेस्ट से, वो तो समझ गए बात। लेकिन जो सीइंग और डूइंग हो, मतलब जो हम देख रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। उसके बाद देयर इज वॉलेंटरी कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन, फिर से वो लाइन आ गया वॉलेंटरी, मतलब वो खुद से करना है। उसके बाद है कि प्रोग्राम्स इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड वैल्यूज ऑफ पीपल विद whom इट वर्क्स। मतलब कि प्रोग्राम जो है एटीट्यूड और वैल्यूज, पीपल के वैल्यूज का बहुत ज्यादा केयर करना होता है। आप कुछ ऐसा बोल दिए ना कि गांव वाले ऑफेंड होके चले गए,
तो आप इस तरह से प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो आपको एटीट्यूड और वैल्यूज, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना होगा। ये सारे इसके फिलोसफीज थे। उसके बाद है प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। मतलब आप प्रोग्राम, अभी तक हमने देखा कि एक्सटेंशन क्या है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके फीचर्स है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि उसको प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, हम जान गए कि ये होना चाहिए, पर अब बताइए कि एक साइंटिफिक मेथड क्या है प्रोग्राम को प्लान करने का। तो इसमें पहला है, डिफिनीशन दिया है कि प्रोग्राम प्लानिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं, कि एक फैसला लेते हैं कि हमको ये कर देना है और इस डायरेक्शन में करना है और इतनी इंटेंसिटी से करना है, और एक्सटेंशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना है। यही इसका डेफिनेशन है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में कर रहे हैं, इंटेंसिटी लगा रहे हैं और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप्स दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले हम फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, जिस गांव में कर रहे हैं, कितने किसान है वहां पे, कितने गरीब किसान है, कितने स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, इटीसी। उसके बाद एनालिसिस, उस सिचुएशन को, अब ज्यादा रईस लोग हैं वहां, मतलब रईस इन द सेंस कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा उनके पास लेबर है, पैसा है, या फिर जो भी मशीन्स यूज होते हैं वो मशीन उनके पास अवेलेबल है पहले से। तो इस प्रोग्राम को जरूरत है भी या नहीं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एनालाइज करना सिचुएशन, वहां पे सिचुएशन क्या रहा होगा। अगर ज्यादा गरीब लोग हैं, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज कम है, लैंड भी कम है, तो उनको ट्रैक्टर वाली योजना बताने का फायदा होगा भी या नहीं, इस तरह का चीजें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद एक गोल सेट करेंगे। कोई भी काम हम करते हैं तो पहले सोचते हैं ना हमसे हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, देखते हैं मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है, कौन कौन सी चीज है। हमको एक पेपर को काट देना है तो मेरे पास कैंची है या नहीं, गोंद है या नहीं, जो भी है हम रिसोर्सेज देख लेते हैं। उसके बाद टाइम देखते हैं कि इस टाइम पे हमको काटना चाहिए या जो भी है, किस टाइम में करना है, अभी तो हम बिजी है। तो इस तरह का एक तरह का हम पूरा शेड्यूल बनाते हैं ना, सिर्फ ठीक उसी तरह है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो इससे ही शेड्यूल बनाते हैं। वही है, पहले फैक्ट कलेक्ट कर लिए, फिर एनालाइज कर लिए उसको, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद वर्क और कैलेंडर को ध्यान में रख लिए, ऑपरेशन का एक प्लान डेवलप किए। उसके बाद उस प्लान ऑफ वर्क को फॉलो करना शुरू किए, और प्रोग्रेस कितना हो रहा है साल दर साल प्रोग्राम कराने से, ये भी इवेलुएट करना होता है। प्रोग्राम बिना इवेल्युएशन के अधूरा है, पहले भी मैंने बताया पिछले पेज में। उसके बाद रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम। अब हमको ये प्रोग्राम कराना है या इसका काम खत्म हो गया, 100% फार्मर्स पहले ही सीख चुके हैं, तो रिकंसिडरेशन करना होगा। नहीं, अब इसको नहीं कराते हैं, अब दूसरे प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। इस तरह की चीजें, ये हो गया स्टेप्स। तो इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जैसे कि पहले मैंने बताया जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, उसके बाद ये पॉइंट बी है कम्युनिकेशन, और उसके बाद तीसरे पार्ट में सोशियोलॉजी का पार्ट दिया गया और साइकोलॉजी का। तो उसी में ये लास्ट पॉइंट था जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, उसमें एवेल्युएशन का पॉइंट, कि एवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को बताना होता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा उस प्रोग्राम का करवाने का, और उसमें क्या चेंजेस आए, और गोल को कैसे इफेक्टिवली हमें कंसीडर करना है। ये इवैल्यूएशन के अंदर में आया। और यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी में कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन को पढ़ना है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है, और एक्सटेंशन भी लैटिन वर्ड था। और ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। मतलब कि कम्युनिकेशन एक तरह का इंटरचेंज है आइडियाज का। मतलब एक दो पर्सन जब कम्युनिकेट करते हैं, मींस उनके पास जो आइडिया है और दूसरों के पास जो है, वो एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वही कम्युनिकेशन में है। और ट्रांसफर ऑफ मैसेज जो है सुटेबल मीडियम्स के थ्रू होना चाहिए, ये इसके डिफिनीशन में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है सिग्नल। सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ भी ट्रांसमिट होके जा रहा है, तो जिस मेथड से जा रहा है, तो हम इन द सेंस कह सकते हैं कि सिग्नल, हम इंटरनेट को मान ले या किसी को। और रिसीवर, आप फिर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप रिसीव कर रहे हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया वो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन का ये मेथड होता है। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट 1948 में, इससे पहले भी लास्टवेल साहब ने ये बता दिया था कि नहीं, ये मेथड नहीं है।
हु से कौन कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा कम्युनिकेशन में। मतलब कि क्या कह रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उन्होंने माना। और उसके बाद चैनल में बताया, और टू हुम कंसर्न, मतलब किनको टारगेट करके कहा जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, ये भी उन्होंने फैक्टर के अंदर डाला। और उसके बाद अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस और व्हाट इफेक्ट, मतलब वो क्या उसमें जोर लगाया जा रहा है, क्या रूल्स है, उसको ध्यान में रख के ये सारे फैक्टर्स को रखा गया ध्यान में। थर्ड में आता है बर्लोज मॉडल, जो 1960 में आया। इन्होंने इतनी सारी चीजें नहीं कही, इन्होंने सबको रिजेक्ट किया, सीधे बताया कि जो सोर्स है और इनकोडर है, मैसेज जो जा रहा है, और सिग्नल जिस सिग्नल से जा रहा है वो डिकोड हो रहा है और रिसीवर तक पहुंच रहा है, दैट्स इट। उन्होंने यही रखा मॉडल में। उसके बाद 1961 में स्कैरम डब्ल्यू मॉडल आया, जिसमें कम्युनिकेशन सोर्स है, इनकोडर है, सिग्नल है, उसके बाद डिकोडर है, और लास्ट में डेस्टिनेशन। ये 5 चीजें रखी गई। उसके बाद पेनोस मॉडल 1963 में आया, जिसमें सोर्स है, फिर सोर्स इनकोडर है। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बताऊं, और यहाँ पे एक बंदा और बैठता है जो उसको ट्रांसलेट करता है दूसरे लैंग्वेज में या कुछ और उसके बाद उस चैनल पे डालता है, और फिर चैनल से सोर्स तक पहुंचता है, और तब यूजर तक। तो ये पूरा प्रोसेस पेनोस मॉडल है। मैं सोर्स हूँ, और सोर्स इनकोडर वो है जो ट्रांसलेट कर रहा है। उसके बाद चैनल इनकोडर फिर चैनल तक पहुंचेगा, क्योंकि चैनल भी इसको इनकोड करेगा दूसरे लैंग्वेज में। तो ये इस तरह का मॉडल 1963 में आया। लीगिंस मॉडल ये बहुत पॉपुलर है, 1963 में आया था, जिसमें कम्युनिकेटर है, मैसेज है, चैनल है जिस चैनल से हम कर रहे हैं कम्युनिकेट, और ट्रीटमेंट है, और लास्ट में ऑडियंस है। फिर ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी है, इसमें फीडबैक को भी वैल्यू दिया गया लीगिंस वाले मॉडल में। उसके बाद है 1965 में लेटरल मॉडल, जिसमें सेंडर से चैनल के तक जाता है, उसके बाद रिसीवर के पास, और बाद में नॉइज। और 1971 में आया रोजर्स एंड शूमेकर मॉडल, जिसमें सोर्स है, फिर मैसेज तक जाता है, और चैनल चैनल जिस चैनल से जा रहा है रिसीवर तक, और फिर बाद में उसका इफेक्ट दिखता है। ये 5 चीजों को उन्होंने कंसीडर किया। फिर हार्टले एबरल मॉडल, कम्युनिकेटर से कम्युनिकेशन हो रहा है, कंटेंट को देखा गया, इफेक्ट को देखा गया, और लास्ट में इंटेंट, आपका इंटेंशन क्या है, आप ये जो बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इन 5 चीजों के इन्होंने कंसीडर किया। और सबसे लास्ट में एरिस्टोटल मॉडल, मतलब स्पीकर है जो बोल रहे हैं, और स्पीच है जो बोला जा रहा है, जो बात है, और लास्ट में ऑडियंस जो सुन रहे हैं, बस दैट्स इट। इन्होंने 3 चीजों को ही रखा अरिस्टोटल मॉडल में। उसके बाद है डिफ्यूजन। आप कुछ भी बता रहे हैं तो वो डिफ्यूज होके सबके पास पहुंचती है। आपने किसी को बताया, वो किसी और को बताएगा। इस तरह से कोई भी एक्सटेंशन में कोई भी प्रोग्राम को जब करवाया जाता है, तो वो फार्मर्स, आप जितने लोगों को कवर किया, आप 1000 लोगों को कवर किए, फिर वो बाद में दूसरे 1000 लोगों तक अपने आप पहुंचता ही है कि उस गांव में ये फलाना प्रोग्राम हुआ, और उसमें ये चीजें बताई गई। ये सारी प्रोसेस डिफ्यूजन के अंदर में आती है, और हम चाहते हैं कि डिफ्यूजन हो, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें इनोवेशन है। कम्युनिकेशन को हम अलग अलग चैनल से करवा रहे हैं। मतलब आप गांव में जो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, अगर उसी टाइम आपने उसे रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करवा दिया किसी टीवी चैनल पे, तो आपने उस गांव के विलेजेस को तो विलेज में तो बता दिया सब लोगों को, लेकिन साथ ही साथ जिस चैनल पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो बाकी लोगों तक भी वो पहुंच गया। तो ये एक अच्छा फायदेमंद चीज है, जो सोशल सिस्टम में हमें समझना होगा कि कैसे डिफ्यूज करवाना रहता है। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या की जरूरत पड़ेगी। पहले तो इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए आपके पास। उसके बाद चैनल्स आपके पास अच्छे अवेलेबल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और सोशल सिस्टम होना चाहिए। एडॉप्शन, आपने बता तो दिया, लेकिन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, तो ये प्रोसेस एडॉप्शन हुआ। मतलब उस आदत को, उस प्रोग्राम को वो अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं। अडॉप्शन एक इंडिविजुअल मैटर है, फेनोमेना है, जिसमें बिहेवियरल साइंस है, सोशियो इकोनॉमिकल, यानी कि सामाजिक और साथ में साथ आर्थिक भी आप ध्यान में रख रहे हैं। और ये फेनोमेना मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि किसी को पसंद ना आए तो वो ना भी अडॉप्ट करेंगे। ये चीज एडॉप्शन में कंसिडर करनी होगी, जिसमें एलिमेंट्स में पहला है इनोवेशन, डिफ्यूजन, और मोटिवेशन, क्योंकि वो मोटिवेट नहीं होंगे तो वो काम वो नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है अडॉप्शन, मतलब आप सारा कुछ करवा देंगे, मोटिवेट भी कर देंगे, पता चला किसी एक बंदे ने कहा अरे वो तो ऐसे ही बता रहे हैं, हम करके देखे हैं, नहीं होता है, तो वो डीमोटिवेट हो गए, वो अडॉप्ट, फिर वो आइडियाज को नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन की सबसे लास्ट में अडॉप्शन प्रोसेस आएगा। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन। इसमें 5 तरह के लोग होते हैं।
जो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं ना, मतलब अवेयर तो हो जाते हैं पर अडॉप्ट, उनके पास बस इंफॉर्मेशन की कमी है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आया वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो वो अवेयरनेस स्टेज है, मतलब स्टेजेस है, पहले उनके पास इंफॉर्मेशन आया, लास्ट में अडॉप्शन होगा ना। तो ये जो पूरा स्टेज है उसको स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन में रखा गया है। पहले उनको हम इंफॉर्मेशन दे दिए, वो अवेयर हो गए। उसके बाद उनका इंटरेस्ट जागा, नया आइडिया आया उनके दिमाग में, और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना शुरू किए। ये उनका इंटरेस्ट स्टेज हुआ। उसके बाद इवेल्युएशन, वो उनको आइडियाज भी आ गए और वो अवेयर भी हो गए, लेकिन अब इवेल्युएट करना शुरू किए कि हम जो ट्रेडिशनल तरीका अपनाए हुए थे और अब ये जो नया तरीका हमको पता चला है, इसमें इन दोनों में से किस में फायदा है या नहीं फायदा है, ये जो वो इवेल्युएट करना शुरू करेंगे, ये उनके इवेल्युएशन स्टेज हुआ। और लास्ट में वो ट्राई करके देखेंगे कि हो सक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, तो स्मॉल स्केल में शुरू करेंगे। उनके पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसमें मान लेते हैं कि वो आधे में 0.5 हेक्टेयर में स्टार्ट किए करना, और उसके बाद उसका यूटिलिटी क्या है ये पता किए, तो वो ट्रायल स्टेज हुआ। और लास्ट में वो पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिए कि नहीं ये फायदा हो रहा है, तो वो पूरे 1 हेक्टेयर में स्टार्ट कर दिए करना। तो ये न्यू आइडियाज को लास्टली वो अडॉप्ट करते हैं। कैटेगरीज, 5 तरह के अडॉप्टर्स होते हैं। इनोवेटर्स, ये उन लोगों को कहा जाता है ना जो तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। नॉलेज उनके पास आया वो करना शुरू कर दिया। पूरे मतलब एक तरह से हम मान लेते हैं कि अगर पूरे सोशियोलॉजी को, लोगों को हम बांट दे 5 कैटेगरीज में, तो 2.5% लोग हैं ना वो इनोवेटर्स है। उनको आइडिया मिला नहीं कि वो काम करना शुरू कर देंगे। अर्ली अडॉप्टर्स है सेकंड में, जो 13.5% है। वो लोकल लीडर से इंस्पायर होने के बाद ही करते हैं, मतलब वो किसी को देखेंगे करते हुए तब वो सीखेंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन आने से उनका कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद थर्ड में अर्ली मेजोरिटी पीपल, जो 34% लोग हैं ऐसे। इनको कॉमन पीपल जब मतलब लीडर तो कर लिए कि, तो वो क्या कहेंगे ना, लीडर को करते देखेंगे, वो तो लीडर है वो तो करेगा ही, हम लोग थोड़ी, हम जैसे लोग थोड़ी करेंगे। तो वो कॉमन पीपल को करते देखेंगे तब सीखेंगे। और उसके बाद है लेट मेच्योरिटी। लेट मेजोरिटी में रिलेटिव्स और नेबर अगर करेंगे तब वो सीखेंगे। कॉमन पीपल में भी अगर दूर का पड़ोसी कर दिया, बगल के गांव वालों ने किया, तो वो नहीं मानने वाले। उनके जब रिलेटिव खुद के नेबर करेंगे, तब वो कहेंगे कि हाँ लगता है अच्छा है, तभी तो बगल वाला कर रहा है। तब वो सीखेंगे, तब उनके दिमाग में आएगा। इतने लोग पहले से कर रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और साथ में सबसे लास्ट में आता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स को आप कितना भी सिखा लो वो कुछ नहीं करने वाले। जब इंडिया का 98% लोग कर चुके होंगे ना, तब ये लोग स्टार्ट करेंगे। लेगार्ड्स में 16% लोग आते हैं। उसके बाद है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में लोग अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर को सीखने के बाद। ये एक्टिव प्रोसेस है, ये लर्नर के द्वारा किया जाता है। आप सिखा रहे हो तो आप नहीं, जो सीख रहा है वो करेगा। उसके बाद है टीचिंग प्रोसेस, ये अगर आप सिखा रहे हो तो ये आपके अंदर में आता है। और अरेंजिंग सिचुएशंस, आप ऐसे सिचुएशन अरेंज कर दिए, ऐसा एक लर्निंग का तरीका ले आए, इंटरेस्ट ले आए लोगों के अंदर कि वो सीखना शुरू कर दिए। ये टीचिंग, लर्निंग और टीचिंग टू वे प्रोसेस है। और ये दोनों प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर में आता है, क्योंकि सोर्स वही है जो टीच कर रहा है। और अभी मैंने बताया था ना, जहाँ रिसीवर है, यूजर है, डेस्टिनेशन है, वो सारी चीजें लर्नर है, वो सीख रहे हैं। उसके बाद स्टेप्स में क्या क्या आती है, 6 चीजें आती है। पहले तो अटेंशन, अटेंशन होना पड़ेगा। दूसरा इंटरेस्ट आना चाहिए। तीसरा डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए सीखने, कन्विक्शन। उसके बाद एक्शन, और सबसे लास्ट में सेटिस्फेक्शन। इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स में यहाँ पे 3 मेथड्स दिया गया है, और तीसरे वाले में और भी है, अगले पेज में मैंने बताया। पहले इंडिविजुअल कांटेक्ट और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में हम फेस टू फेस, पर्सन से पर्सन कांटेक्ट करते हैं जाकर, उनको मिलके सारी बातें बताते हैं। ये इंडिविजुअल कांटेक्ट हुआ, इंटरपर्सनल हुआ। और ये बहुत इफेक्टिव है लर्निंग के लिए। लेकिन इसका फीडबैक थोड़ा स्लो होता है, ये स्लो कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको वहां तक जाना होगा तो ट्रांसपोर्ट करना और बाकी चीजें काफी स्लो कर देती है इस प्रोसेस को। और इसमें मीडिया यूज यही होता है कि फार्म और होम विजिट किया जाए, ऑफिस कॉल किया जाए, टेलीफोन कॉल्स किया जाए, पर्सनली लेटर भेजा जाए, या रिजल्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए गांव में जाकर। यही ये सब एग्जाम्पल्स है इसके। उसके बाद है ग्रुप कांटेक्ट मेथड। आप एक एक करके किसानों से मिलेंगे, वो काफी टफ हो जाएगा। तो ग्रुप में भी कुछ प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 20 से 30 पर्सन बैठे होते हैं,
और एक मीटिंग की तरह उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो नेशनल लेवल पे होता है, कॉन्फ्रेंस लेवल पे होता है, सिम्पोजियम होता है, डिस्कशन पैनल तैयार किया जाता है, वर्कशॉप होता है, मीटिंग होती है, फील्ड ट्रिप और टूर। ये सब ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। इसमें एक बार में हम एक ग्रुप को समझाते हैं, टारगेट करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है मास और कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मोर देन 30। ऑब्वियसली इसमें 20 से 30% तो ग्रुप कांटेक्ट था, तो उससे ज्यादा ही होगा मास और कम्युनिटी। ये सारा कुछ इसमें आ गया। इंटरनेट जो अभी मैं मेथड यूज कर रही हूँ, मास कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड है। मैं एक बार में 30 से ज्यादा लोगों को टारगेट करके नई इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करूंगी यहाँ से। तो ये मेथड, इस मीडिया क्या क्या यूज होता है, रेडियो, टेलीविजन, एग्जीबिशन, बुलेटिन, लीफलेट्स, न्यूज लेटर, सर्कुलर लेटर्स, पोस्टर, फोल्डर, पैम्पलेट, जर्नल। ये सारी चीजें जो भी मीडिया, मास मीडिया है, मास मीडिया सारा मास और कम्युनिटी कांटेक्ट मेथड के अंदर में आता है। उसके बाद है पैनल। पैनल्स में 2 से 8। अभी जो पीछे मैंने मास कम्युनिटी मेथड बताया ना, उसी के ये सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सारे उसी के एग्जांपल्स हैं। पैनल में अब सबको एक एक करके समझाया गया है यहाँ पे। पैनल्स में 2 से 8 स्पीकर होते हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ समझाते हैं। पैम्पलेट में, पैम्पलेट का साइज मीन्स पेज। पैम्पलेट क्या होता है? एक पेपर होता है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन को लिख के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 12 से 24 पेजेस का होता है। उसके बाद है लीफलेट। लीफलेट उससे छोटा हुआ, पैम्पलेट से छोटा होता है लीफलेट। लीफलेट में 4 से 12 पेजेस ही होते हैं, और इसमें ब्रीफली लिखा होता है छोटा करके। उसके बाद है फोल्डर। ये पब्लिश्ड मटेरियल है लार्ज पेपर पे। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पेपर को आप फोल्ड एक दो बार ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, यानी बहुत छोटा हो गया ये। और बुलेटिन में स्मॉल, ये एक तरह का बुक हो गया। इसमें 5 से 8 पेज होंगे, लेकिन ये बुक के जैसा होगा। इसमें डिटेल नॉलेज दिया गया होगा। और उसके बाद है न्यूज़लेटर। ये एक तरह का न्यूज़पेपर है, स्मॉल साइज में अवेलेबल होता है। इसमें 2 से 4 पेजेस होते हैं। जर्नल्स और मैगजीन, इसमें लिस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिया होता है। और इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो दिया रहेगा। और ये एक्सटेंशन एजेंसीज और वेरीफाइड सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रख के किया जाता है, जर्नल्स और मैगजीन। सर्कुलर लेटर, इसमें बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन कैसे हम एक ही समय में सब तक पहुंचा दें। इसलिए इसका नाम ही है सर्कुलर, मतलब ये सब तक घूम के जाएगा, ऐसा कुछ। तो सर्कुलर लेटर में सेम इंफॉर्मेशन कई लोगों तक भेजना है, तो एक तरह का सर्कुलर लेटर निकाला जाता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन, ये मास मास कांटेक्ट मेथड यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट है। मतलब आपने टीचिंग का मेथड तो यूज कर लिया, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब शोइंग। सिंपल इसका बात है कि आप किसी को जाकर दिखा रहे हैं करके, वो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है सीइंग इज डूइंग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सीइंग एंड डूइंग। ये ऑप्शन में दिया रहता है, डिमॉन्स्ट्रेशन, टीचिंग, ये वो। तो सीइंग जहाँ पे हम देख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, सीइंग इज डूइंग, वो डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल है। और ये सबसे पहले बोला गया था डॉक्टर सिमानी ए नैप। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किनके द्वारा दिया गया था। इनका इसका 3 तरीका है, मेथड, रिजल्ट और नेशनल। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन ये बहुत शॉर्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसका मेन पर्पस होता है सिर्फ स्किल देना। इसका कंपैरिजन कुछ नहीं है, ओल्ड और न्यू टेक्निक के बीच में ये कंपेयर नहीं करता है। इसका काम है बस स्किल सिखा देना, दैट्स इट। उसके बाद ये कंपैरेटिव स्टडी के इसमें नहीं कर सकते, ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें सिंगल प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिसमें हम डूइंग थिंग्स और न्यू प्रैक्टिसेस को, जो भी हम सिखाने गए हैं बस उसको करके दिखाएंगे, आप सीखिए, बस इतना ही। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन फील्ड। तो इसमें कंपेयर नहीं कर रहा है कि नए तरीके में फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं और पुराने तरीके में जो डाल रहे हैं, वो दोनों सेम है या नहीं है, या अच्छा है या खराब है। ऐसा कुछ कंपैरिजन इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज बताया जा रहा है, दैट्स इट। ट्रीटिंग सीड्स विद पेस्टिसाइड, मेथड ऑफ सोइंग सॉइल, सैंपलिंग, ग्राफ्टिंग फ्रूट ट्रीज, etc। डॉक्टर सीमेन ए नैप जो है फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन उनको माना जाता है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई भी प्रोसेस दिखाया जाता है और क्लियर किया जाता है लोगों को, कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी अपॉर्चुनिटी को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ये सेकंड मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन का। इसमें भी सीइंग एंड डूइंग सेम थिंग है, लेकिन ये लॉन्ग टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये मेथड वाले से अलग है। इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर करके सिखाते हैं कि देखो पुराने वाले से ये वाला मेथड अच्छा है। और इसमें इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि ज्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे देख के, क्योंकि उनको यही तो करना होता है, एनालाइज करना होता है कि पहले वाले से अच्छा है या नहीं।
और ये फार्मर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मतलब एक फार्मर हम चुन लेंगे, उनको सिखा देंगे सारा चीज, वो जाके दिखाएंगे कि देखो हमने यूज किया था, पहले वाले से अच्छा है। तो बाकी फार्मर्स भी उसको देख के अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। और ये मेथड है कि सुपीरियरिटी, मतलब आप जो प्रैक्टिसेस बता रहे हैं वो सुपीरियर है बाकी प्रैक्टिस से। इस मेथड से आप ये लोगों को दिखा सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, परफॉर्मेंस ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी जिसको HYVs बोलते हैं, ये सारी चीजें आप रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में बता सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन। ये फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, FLD। ये भी ध्यान में रखना होगा। और ये कंपोजिट मेथड है, बोथ दोनों को मिला के ये काम किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा तो बात बताया जाएगा और साथ में कंपेयर भी किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और इसीलिए नेशनल लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। और इसको फोकस किया गया है प्रोडक्शन पे, तो ऑब्वियस बात है इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को टारगेट किया गया। 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था कि नहीं, नेशनल लेवल पे कराओ तो फायदा होगा। उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें 3 तरह का बातें दी गई हैं। इसमें ऑडियो एड्स में टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, जो हम सुन के करते हैं। विजुअल एड जो दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टेड हुआ, नॉन प्रोजेक्टेड हुआ। प्रोजेक्टेड का मतलब जो हम प्रोजेक्टर की मदद से दिखाते हैं ना, जैसे स्लाइड वगैरह, फिल्म स्ट्रिप्स, साइलेंट फिल्म्स। और नॉन प्रोजेक्टेड मतलब पोस्टर बना के सब जगह चिपका दिए दीवार पे, लोग देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। चार्ट बना दिए, फ्लैश कार्ड बना दिए, फ्लैनल ग्राफ्स बना दिए, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, ये सब। और ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, इसमें भी 2 तरह की चीजें हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में टेलीविजन और मोशन पिक्चर आता है। और नॉन प्रोजेक्टेड में ड्रामा, पपेट शो। ऑन द स्पॉट आपने 6 लोग चुने और 6 लोग वहां पे ड्रामा करके दिखा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो ऑर्गेनाइज होता है ना, और पपेट शो होता है। ये सब नॉन प्रोजेक्टेड। और ऑडियो विजुअल, इसमें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। विजुअल वाले में हम सिर्फ देख रहे थे, इसमें बोलने का नहीं है। पोस्टर आप कहीं चिपका दिए तो वो बोल के थोड़ी बताएगा, वो तो बस दिखाई देगा। और भी ऑडियो वाले में सिर्फ हम सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स है। एड्स का मतलब वो बीमारी वाला एड्स नहीं, एड का मतलब एक जरिया, एक तरीका, मतलब एक ऐसा मेथड जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऑडियो विजुअल एड्स जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो यही चीजें हैं उसका मतलब। उसके बाद है, अब इसी को डिटेल में, जो अभी मैंने चार्ट में दिखाया उसका डिटेल है यहाँ पे। मोशन पिक्चर क्या है, उसको मूवीज बोलते हैं, इफेक्टिव टूल है। ऑब्वियस बात है, मूवी देखना सबको पसंद है। और इससे डिस्कशन भी बढ़ता है विलेज में। एग्जीबिशन, ये सिस्टमेटिक डिस्प्ले है जिसमें इंफॉर्मेशन, एक्चुअल स्पेसिमेन, मॉडल, पोस्टर, फोटोग्राफ, चार्ट्स, बहुत तरह की चीजें वहां पे रखी जाती हैं। लोग आते हैं, जैसे किसान मेला लगता है, एक तरह का एग्जीबिशन। स्टॉल्स हर जगह बनाया जाता है जिस जगह पे ऑर्गेनाइज होता है। पोस्टर, ये 50 x 70 सेंटीमीटर का होता है, या उससे कम भी हो सकता है। इतना बड़ा एक पोस्टर बना के हर जगह चिपका दिया जाता है। फ्लैनल ग्राफ्स, ये एक तरह का ग्राफ है जो ठीक फ्लैनल क्लॉथ पे फिक्स किया जाता है, और ये भी अच्छा तरीका है बताने का। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड में स्मॉल सेट ऑफ कॉम्पैक्ट कार्ड है जिसमें यूनिक आइडिया को बताया जाता है। जैसे स्मोकलेस चूल्हा, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड मेज, कीप ओनली 10 to 12 कार्ड्स इन वन डिस्कशन। इससे ज्यादा रखोगे तो लोग बोर होने लगेंगे। और 30 से 50 लोगों के लिए फ्लैश कार्ड 15 x 20, 37 x 50 सेंटीमीटर का। स्मॉल ग्रुप के लिए 10 to 25। हम फ्लैश कार्ड 10 से 12 इंच का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब साइंटिफिक मेथड है। 15 x 20, ठीक है, 37 x 50 सेंटीमीटर। और अगर स्मॉल ग्रुप है, मतलब ये देख रहे हैं साइज बड़ा रखा गया है क्योंकि ज्यादा लोगों को पीछे वाले जो बैठे हैं, पीछे तक दिखना चाहिए, इसलिए हम ये साइज रखे हैं। और छोटे वाले में 10 x 12 का साइज रखे हैं। उसके बाद है पपेट। पपेट जैसे गुड़िया वगैरह रखते हैं ना, गुड़िया को धागा से जो कनेक्टेड होता है उससे ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये कम्युनिकेट, मतलब उनको इंजॉयमेंट भी मिलता है और साथ में सीखने को भी मिलता है, तो थोड़ा अच्छा है तरीका ये। स्लाइड्स, स्लाइड में ट्रांसपेरेंट जो अभी मैं दिखा रही हूँ, ऑब्वियसली ये स्लाइड है। पर इसको कभी कभी क्या होता है, मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है ना, जो लाइट से पर्दे पर जाके छपता है स्लाइड। तो स्लाइड में ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, फोटोग्राफ है, जो माउंट किया जाता है प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर की मदद से। फिल्म स्ट्रिप्स, ये एक तरह का स्लाइड है जिसमें सिंगल आइडिया पूरी कहानी की तरह सुनाया होता है। हर 355 mm स्ट्रिप फिल्म में ये छपा होता है। उसके बाद है बुलेटिन बोर्ड। ये एक तरह का सिंपल बोर्ड सर्विंग पर्पस है जिसमें अनाउंसमेंट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि अगला ये होने वाला है। बुलेटिन आता है ना, न्यूज़ बुलेटिन, फास्ट फास्ट जिसमें सब कुछ बता देता है। तो एक इसका एक मतलब अनाउंसमेंट कुछ करना हो तो बुलेटिन बोर्ड यूज होता है। अब आ गया सेक्शन 3,
अभी तक हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ लिया और कम्युनिकेशन पढ़ लिया। पार्ट 3 है जिसमें रूरल सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ना है। रूरल सोशियोलॉजी जो मैं इतने देर से बोल रही हूँ वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ये है उसका डेफिनेशन कि एक तरह का साइंस है जिसमें इंटरेक्ट होता है रूरल सोशियल सोसाइटी के बीच में, मतलब एक गांव का जो समाज है उसमें कैसे डिस्कस करना है ये। और ये इसमें बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग स्टेटस के, वेल्थ के। उसमें देख के नहीं रखा जाता है कि सिर्फ इतना पैसे वाले को ही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सब तरह के लोग होते हैं, हर हर स्टेटस के हर तरह के लोग होते हैं, सबके लिए। और सबके बीच में जो हम समाज में जो बातचीत करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं या डील करते हैं, ये सारी चीजें रूरल सोशियोलॉजी है। और इसके फादर हैं अगस्त्य कॉम्टे। इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल सोसाइटी, मतलब आप गांव के समाज में आपको अगर कुछ सिखाना है तो आप किसको सिखाना शुरू करेंगे, कौन है इंस्टीट्यूशन, किससे वो लोग सीख रहे हैं? तो पहला है फैमिली। पहली होता है ना कि फैमिली, पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है, वही बात है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है। और ये मल्टी फंक्शनल यूनिट है। आपको कुछ सिखाना है आप फैमिली वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। आप फैमिली के हेड को बता दीजिए, वो अपने घर के मेंबर्स को समझा देंगे। तो ये काफी इजी भी हो जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फैमिली जो अलग रहते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, दैट्स इट, बस यही 3 लोग रहेंगे। और उसके बाद है एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली, जिसमें एक से ज्यादा लोग रहते हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं, पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, उसके अलावा उसके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, चाचा चाची, ये वो बहुत लोग हैं। और ये सबसे पुराना तरीका है, अभी भी गांव में ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं और बहुत अच्छा तरीका है। मैं बेसिकली इसको अच्छा मानती हूँ, एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली को। उसके बाद नो कमेंट्स। उसके बाद है फैमिली, बेसिक यूनिट है सोसाइटी और सिविलाइजेशन का। और अभी तो बताया मैंने। और उसके बाद है विलेज। अगर फैमिली को आप टारगेट नहीं कर सकते तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में विलेज बाय विलेज भी टारगेट कर सकते हैं। तो विलेज बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। और वो सिविलाइजेशन का भी बेसिक यूनिट था। इन दोनों में देखिए, दोनों में बेसिक यूनिट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। फैमिली बेसिक यूनिट तो है लेकिन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन दोनों का। लेकिन विलेज क्या है, सिर्फ रूरल सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। और लास्टली साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक तरह का साइंस है जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी करते हैं हम लोग। जिसमें वो क्या करेगा, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो लोगों को क्या फील होगा, क्या नहीं होगा, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब हो गया साइकोलॉजी के अंदर। अब है लिस्ट ऑफ केवीके इन इंडिया। केवीके क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र। और ये टोटल कितने हैं, किन्हीं को पता है तो कमेंट से बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, 731 केवीकेज है पूरे इंडिया में। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, अटारी जोन 1 लुधियाना 72 केवीकेज है। और कहाँ कहाँ पे है ये सारा लिस्टिंग है। जोन 2 जोधपुर में 66 केवीके है, 89 कानपुर में है। उसके बाद यहाँ जोन 5 पटना में 68 केवीके है। जोन 5 कोलकाता में 59, गुवाहाटी में 47, बारापानी में 43। उसके बाद पुणे का 81, जबलपुर 82, हैदराबाद 76, बेंगलुरु 48। तो ऑब्वियसली आप इतना सारा तो याद नहीं रख पाएंगे, पर टोटल नंबर 731। यहाँ पे 732 दिया, लेटेस्ट में एक और आया होगा, सॉरी। 732 है टोटल, तो आपको टोटल याद रखना है 732। और पहला केवीके पौंडीचेरी में बना था, ये मैंने बेसिक्स क्लास में बताया था, लेकिन आज फिर से बता देती हूँ। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, उसका डेट याद रखना है, ईयर। और 732 है टोटल, ये याद रखना है। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, मतलब एक जिले में एक केवीके तो होता ही है। तो ये भी, ये बात भी याद रखना है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट, रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। मतलब अभी इतना हम प्रोग्राम प्रोग्राम बोल रहे थे, तो अब इंडिया में क्या क्या प्रोग्राम हुआ है ये उन सब की लिस्टिंग है। कोऑपरेटिव प्रोग्राम 1904 में एफ निकोलसन के द्वारा हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सबको फाइनेंस किया जाए, मतलब सबके पास पैसा हो। श्री निकेतन वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये सब डेट पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स, अब देखिए कुछ लोग मुझसे कमेंट में बोलते हैं या पर्सनली बोलते हैं कि आप ट्रिक्स बताइए। आप इन सबको ऐड करके कोई एक ट्रिक खुद से बना सकते हैं, मेरे दिए हुए ट्रिक से आप याद नहीं रख पाएंगे। और या फिर हमको भी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट याद हो जाती है तो मेरे पास ट्रिक्स तो नहीं है। और 19 मतलब ईयर को याद रखने के लिए शायद ही कोई ट्रिक होगा। पीरियोडिक टेबल की बात अलग है, उसमें आप ट्रिक बना लेते हैं गाना गा के या कुछ करके।
इसमें मुझे कनेक्ट करने नहीं आता है। बस इसका यही एक तरीका है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए चीज़ों को और एक कहानी बनाइए कि सबसे पहले कोऑपरेशन हुआ, पैसों की बात की गई। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी आए जो विलेज लेवल पे वर्कर को लाकर और उनको टारगेट करके एक मूवमेंट चलाए। उसके बाद 1900 उसी से 6 साल बाद 1920 में एफएल ब्रेन आए जो विलेज गाइड का कॉन्सेप्ट दिए। उसके बाद 1 साल बाद एमके गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट लाए महाराष्ट्र में। इसमें चरखा और खादी को स्प्रेड किया गया कि चरखा और खादी को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लाना। उसके बाद 1928 में मारथंडम प्रोजेक्ट लाया गया। ये बहुत पूछा हुआ पॉपुलर क्वेश्चन है। स्पेंसर हैच के द्वारा ये पूछा जाता है ईयर भी इसमें। और नेम ऑफ वर्कर किन्होंने काम किया था उस पे, ये वाईएमसीए यानी कि यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने मिलकर काम किया था। उसके बाद 1935 में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया ब्रिटिश इंडिया में। आरडीडीबी उनको शॉर्टकट में कहते हैं, ग्रो मोर फूड कैंपेन 1942 में आया जिसमें बिगेस्ट प्रोजेक्ट प्री इंडिपेंडेंस का कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अब तक का। उसके बाद मद्रास गवर्नमेंट फिरका डेवलपमेंट स्कीम, ये भी है। नीलोत्खेरी प्रोजेक्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके दुबे रिफ्यूज रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट और मजदूर मंजिल, ये दोनों काम इसमें हुआ था। इंडिया विलेज सर्विस 1945 में आया था, विश्वर साहब लाए थे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अनदर इम्पोर्टेंट। अल्बर्ट मेयर एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान इसमें रखा गया था। एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में आया था। ये इंटरनेशनल लेवल का है और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत डिटेल है। ये प्रोग्राम के अंदर में तो नहीं था लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज हुआ था और ये डेट याद रखना है आपको। उसके बाद प्लानिंग कमीशन 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। उसके बाद सर्वोदय 1950 में विनोबा भावे। 5 ईयर प्लान 1951 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसको टीडीसीज भी बोलते हैं 1951 में आया। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे। ये सब पूछेगा क्वेश्चन, तो प्लीज डेट याद कर ले। अभी मैंने अगले स्लाइड में भी बताया है ये सारे डेट्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यूनेस्को। फैमिली प्लानिंग खरीफ रबी मूवमेंट नीलाग्रह कमिटी रिपोर्ट। आईएडीपी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पास्ट में आ चुका है। पंचायती राज 1958 नेशनल सीड कॉरपोरेशन। उसके बाद नेशनल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जुलाई 1963। आईएईपी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन और स्टेट सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1969। और भी है, ये सारा डेट्स इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड वाला तो याद रखना ही होगा, 12 जुलाई 1982 में उसका इस्टेब्लिश हुआ था और वो बाद में स्टार्ट हो गया था। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जिसको डीपीएपी भी बोलते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। उसके बाद इंदिरा आवास योजना 1986-87 में। एनएटीपी जिसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं 1998 में आया। और इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप याद करेंगे ना तो चीजें याद होने लगेंगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आया। और उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में। स्किल इंडिया मिशन, जितने भी एग्जाम्स है उसमें अगर एक्सटेंशन से उनको क्वेश्चन पूछना है करंट अफेयर टाइप का तो यही वो पूछते हैं। तो श्रमेव जयते योजना ये 16 अक्टूबर 2014 को आया था। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 में आया। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल। उजाला योजना 1 मई। अटल पेंशन योजना 9 मई। और कुछ खास जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। स्मार्ट सिटी स्कीम 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015। यूडीएआई 20 नवंबर 2015। ये सारी चीजें। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत हाई फाई मतलब हाईलाइटेड है आजकल, तो ये वाले चीज तो पूछता है एग्जाम में। 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। पीएम किसान योजना 7 जुलाई 2016 में ये नमामि गंगे योजना आया था और पीएम किसान 2019 में। अटल भूजल योजना 2019 में। जल जीवन मिशन 2019 में। ये सब उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
मेन ऑब्जेक्टिव अटल भूजल योजना का यही था कि जो वाटर का ग्राउंड वाटर है ना, वाटर टेबल, उसको रिचार्ज करना, और साथ ही साथ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अवेलेबल हो सबको, इरिगेशन के लिए और बाकी चीजों के लिए। जल जीवन मिशन में एक ही था कि ड्रिंकिंग वाटर सबके पास होना चाहिए, घर से हर घर में नल होना चाहिए 2024 तक, ऐसा उन्होंने टारगेट रखा था 2019 में। किसान रेल स्कीम फरवरी 2020 में, इसमें नेशनल कोल्ड स्टोरेज मिल्क मीट ये सब को दूर तक पहुंचाया कैसे जाए, ये वाला रेल स्कीम में था। और पीएम प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये सितंबर 12 2019 को आया था, जिसमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम रखा गया था। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ओल्ड एज में पैसा दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा इसको। उसके बाद है कृषि उड़ान, ये लास्ट के तीन है। आत्मनिर्भर भारत, मई 12 2020, इसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये सबको स्ट्रेंथन करें। और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए धन्य लक्ष्मी स्कीम आया था फरवरी 2020 में, जिसमें जो महिलाएं मिलके अपने एक ग्रुप बनाती है ना, जो अपने खुद का हेल्प करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको सीड बैंक्स प्रोवाइड करना और मुद्रा प्रोवाइड करना। कृषि उड़ान, ये फरवरी 2020 में आया था। इसमें नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन था, जिसमें मिल्क मीट फिश, ये पीछे जो रेल वाला था ना उसके जैसा ही है ये। इसमें वैल्यू भी रियलाइज करवाया गया था किस कृषि उड़ान में। उसके बाद है चैप्टर 21, जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। ये चैप्टर में ना समझने वाले कम चीज है, और इसमें बस याद रखने वाली ज्यादा चीजें हैं, और सबका एस्टेब्लिशमेंट खास करके आईसीआर के बारे में बताया गया है, जिसमें हाईएस्ट कंट्रोलिंग बॉडी एग्रीकल्चर रिसर्च का और एजुकेशन का इंडिया में आईसीआर, जिसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 में हुआ था, जिसका पहले का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 में इसको रिपोर्ट किया गया। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये कमिटी काउंसिल को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कृषि भवन न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं आईसीआर के, और प्रेजेंटली नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका शॉर्टकट में इसको डेयर बोलते हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। डायरेक्टर जनरल आईसीएआर इज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ काउंसिल आईसीआर। मतलब कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है आईसीआर में, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काउंसिल जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, मतलब ये दोनों एक ही लोग हैं, और जो सेक्रेटरी है ना उन्हीं को बनाया जाता है हर बार। और अभी खास करके जिनका नाम अभी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रेजेंटली अभी डॉक्टर हिमांशु पाठक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म है एएसआरबी। इसके चेयरमैन डॉक्टर एके मिश्रा हैं, वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली में है। उसके बाद टोटल कितने डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं जनरली में, जनरल वाले में 8। और जो एडिशनल सेक्रेटरी जो अभी मैं बता रही थी, डीएआरई जिसको बोलते हैं, और वो होते हैं, वो ये दोनों अलग, एडिशनल सेक्रेटरी अलग है और सेक्रेटरी अलग है, ये दो लोग बैठते हैं। और साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैठते हैं। ये सब लोग उस काउंसिल के मतलब कमिटी मेंबर्स होते हैं, जो कि सब मिलके डिसीजन लेते हैं कोई भी। असिस्टेंट डायरेक्टर में जनरल 24 लोग बैठते हैं। डायरेक्टरेट्स जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज है 25 है। अपग्रेडेस अपग्रेड करके 12 एनआरसी रखा गया है। और नेशनल ब्यूरो 6 है। और न्यू में ऐड हुआ है एनबीएआईआई बेंगलुरु में। और बेसिक क्लास में मैंने इसका फुल फॉर्म और जो भी बताया था, अगर आपको याद है आप कमेंट्स में बताइए। एनबीएआईएम मऊ यूपी में है, ये दोनों नया ऐड हुआ है नेशनल ब्यूरो में। डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 6 है। और आगे की स्लाइड्स में मैंने सबका लिस्टिंग दिया है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और ये फॉर्मली प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर में था, लेकिन बाद में इसको एक अलग ब्यूरो बना दिया गया। इसमें इसका एक ही काम है, इंसेक्ट को उसके बारे में, उसका बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना पेस्टिसाइड के यूज के, इंटीग्रेटेड तरीके से, और उसके इंफॉर्मेशन को और नए इंफॉर्मेशन के जरिए
उसको कोऑपरेट करके कैसे हम उसको कंट्रोल में रखें, ये सारा इसका काम है। एग्रीकल्चरली कुछ इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे सेरिकल्चर में हम सिल्कवर्म के लार्वा को यूज करते हैं, तो वो फार्मर फ्रेंड की तरह एक्ट किया ना, तो उस तरह से भी जो एग्रीकल्चरल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब डीप में जाएंगे तो ये भी देखते हैं कि एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को फीड कर लेता है। और अगर बायोलॉजिकली कंट्रोल करना है तो ऑब्वियस है कि हमको किसी प्रेडेटर को वहां पे लाके छोड़ना होगा। अगर हमारे फील्ड में लार्वा ज्यादा है तो कई बार बर्ड्स को छोड़ दिया जाता है लाकर, वो पिक करके खा जाती है। तो ये सब एनबीएआई का काम है बेसिकली। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका माऊ में है। और 44 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है जो आईसीआर इंस्टीट्यूट में है। और आईसीआर इंस्टीट्यूट किया था रिवाइज्ड करिकुलर और सिलेबस 95 डिसिप्लिन आईसीआर के अंदर में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें मास्टर्स के भी हैं और 80 डिसिप्लिन डॉक्टोरल प्रोग्राम के हैं, यानी कि पीएचडी के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आईसीआर का क्या क्या है, इतने ही ऑब्जेक्टिव है कि इनकरेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है एजुकेशन को, साथ ही साथ रिसर्च को। और एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी इसके अंदर में आती है। उसके बाद सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है और ये सारे एग्रीकल्चर और रिसर्च इसके अंदर में है, तो एक कह सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये एक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल साइंस के लिए, और जनरली जो भी इंफॉर्मेशन हमको इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए एक सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये एक्ट करती है। थर्ड है इसका कि स्टेबलिंग और मेंटेनेंस के लिए, रिसर्च और कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी के लिए इसका खास रोल है। और जितने भी नेसेसरी चीजें हैं, जो अभी ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, इन सब को ये बहुत अच्छे से मोटो बना के फॉलो करता है। और साथ ही साथ कुछ स्कीम्स भी नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स वगैरह भी कंडक्ट करवाती है, जो एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के अंदर में ही आता है। फार्मर्स को कई बार ट्रेनिंग भी दी जाती है आईसीआर के प्रोग्राम्स के तहत। उसके बाद ये लिस्ट है सारे आईसीआर इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म। तो मेन मेन इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, वो पूछने के लिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आपको आईसीआर का फुल फॉर्म और उनके इंस्टीट्यूट्स का याद होना चाहिए। और खास करके उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ऑप्शन में दे देगा बीकानेर, नागपुर, भोपाल, तो इस तरह से एग्जाम्स में पूछता है तो बीकानेर होगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में है। ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर का चेन्नई में है। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा एरिड हॉर्टिकल्चर अलग है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, ये जोधपुर में है। और भी है जिसमें कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। उसके बाद मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में है। प्लांटेशन क्रॉप का कसरगोड केरला में है। पोटैटो रिसर्च का शिमला में है। जूट एंड एलाइड फार्मर्स बरकपुर में है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में है। सब ट्रॉपिकल लखनऊ में है। और यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है हॉर्टिकल्चर वाले याद रखने के लिए। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? इंडिया के नॉर्थ जिले में। और नॉर्थ में सबसे ज्यादा पॉपुलर जम्मू कश्मीर है, तो उसका राजधानी श्रीनगर है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि टेम्परेट वाले का श्रीनगर होगा। और सब ट्रॉपिकल जहाँ पे बराबर बराबर रहता है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, यूपी बिहार, तो लखनऊ में सब ट्रॉपिकल वाला है। और एरिड वाला कहाँ होगा? सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, जोधपुर होगा। उसके बाद ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का हैदराबाद में है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा में है, ये बहुत पॉपुलर है, एनआरआरआई भी जिसको बोलते हैं। और नेशनल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान में है। टोबैको राजामुंदरी में है। ट्यूबर क्रॉप्स त्रिवेंद्र, अच्छा अभी मैंने पोटैटो का बताया था शिमला में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्यूबर क्रॉप यहाँ पे फिर से आ गया। इसमें ओवरऑल जितने भी ट्यूबर क्रॉप्स है जो जमीन के अंदर उग रहे हैं उन सारे का रिसर्च यहाँ पे होगा। और इंस्टीट्यूट है एक तरह से, ये त्रिवेंद्रम में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आलू का वो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। रिसर्च ईस्टर्न रीजन का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है पटना में। और रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑफ एनईएच रीजन बारापानी में है। कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा में। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स का न्यू दिल्ली में है। एग्रीकल्चर बायोटेक रांची में। हॉर्टिकल्चरल रिसर्च आईआईएचआर बेंगलुरु में है। नेशनल रिसर्च एंड गम्स रांची में। पल्सेस कानपुर।
सॉइल साइंस का भोपाल में, स्पाइसेस कलिकट। शुगर केन रिसर्च जिसको IISR भी बोलते हैं, लखनऊ में है। IIBR वाराणसी। उसके बाद नेशनल एकेडमी, अब कुछ एकेडमी और नेशनल इंस्टीट्यूट भी दिए गए। कुछ ऐसे हैं अभी जो पहले मैंने डिस्कस किया उसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट था, अब ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट भी है। तो फुल फॉर्म जब याद करेंगे तो ध्यान में रखना होगा सेंट्रल है या नेशनल है। और एनिमल न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजी बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फार्मर टेक्नोलॉजी कोलकाता में। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, अभी एक शुगर केन वाला आया था ना, वो दूसरा था और ये दूसरा है। ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, SBI जिसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्टकट है। और कोयम्बटूर एब्रिविएशन, इसको एब्रिविएट कई जगह पे लिखा जाता है, SBI कोयम्बटूर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं समझना है। उसके बाद ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कैटल मीरठ यूपी में है। ठीक है, अब ये आप देख लेंगे। IIRR, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में। ऑयल पाम वाला पेड्डा वैगी वेस्ट गोदावरी में है। मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद में। उसके बाद ये इतना ही था, 64 टोटल इंस्टीट्यूट्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च माऊ में, ये यूपी में है। अब सेंट्रल वाले में यूनिवर्सिटीज जो पढ़ाती है उसमें तीन है। जो एक है इम्फाल मणिपुर में जिसको CAU, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी में, यूपी में है। और सबसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पूसा समस्तीपुर में। उसके बाद ये सारी लिस्टिंग्स दी गई है यूनिवर्सिटी का, अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये AICRP का लिस्ट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कुछ AICRP का नाम कन्वर्ट कर दिया गया है, अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। तो चेंज्ड AICRP का नाम मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। ये फिलहाल पहले वाले नाम के हिसाब से लिस्टिंग दी गई है। और कुछ प्रोजेक्ट कंडक्ट किए गए थे नेशनल लेवल पे, उन सब का नाम यहाँ पे दिया गया है। और कुछ और प्रोजेक्ट है जैसे टेक्नोलॉजी मिशन वगैरह, उसका लिस्ट ये है। 10 है टोटल और वो 19 है नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये डिफरेंट नेशनल बोर्ड्स है। ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था चेन्नई में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड 1949 बेंगलुरु में। कॉफी बोर्ड 1942 बेंगलुरु। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड 1981 कोची। रबर बोर्ड 1947 कोट्टयम केरला। स्पाइस बोर्ड 1986 कोची। टी बोर्ड 1953। टोबैको बोर्ड 1976। ये सारा बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट का है CGIAR, इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब का फुल फॉर्म तो पूछता ही है, साथ में हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्रिसैट पूछ देता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इकार्डा, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, अलीपो सीरिया में है। और IBPGR, NBPGR न्यू दिल्ली में है। और IBPGR दूसरा है, दोनों सेम नहीं है। इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और सीमेट, सीमेट का नाम आप सबने सुना होगा, सेंट्रल इंटरनेशियो, ये लेटिन उसका दूसरे लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेच इम्प्रूवमेंट, जो मैक्सिको में है। जकार्ता में C4 इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। और ये था IIMI, IBPGRI, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली में है। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में है। वर्ल्ड फिश सेंटर, बयान लिपास मलेशिया में। वारदा, वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, मोनोरोबे, लिबेरिया। सो दैट्स इट गाइस। एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक से एक्सटेंशन एजुकेशन हमने आज खत्म कर लिया है। तो 2 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए, चैप्टर 9 और चैप्टर 21। अ, अगले अगले क्लास में मैं चेंज्ड नेम बताऊंगी AICRP के। और एक वीडियो तो वो आ गया, लेकिन उसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ इसके लिए मैं पोल डालूंगी कम्युनिटी में। आप पोल करके बताइए अगला मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। बाय, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।